सो भाई ये जो पॉडकास्ट रहने वाला है या कह लीजिए एक पूरी एक वीडियो अच्छी खासी होने वाली है, इसका टॉपिक बेसिकली रहने वाला है कि यूज्ड कार इंडस्ट्री। बस इतना ही कहूँगा। यूज्ड कार इंडस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या इसमें डीलर कैसे काम करते हैं, कंपनियां कैसे काम करती हैं और इसमें आगे कितना स्कोप है अगर आप इस बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। मिस्टर सुमित मैनी जी से हमारे साथ हैं आज और 21 साल इन्हें इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। 2003 से लगातार इसी लाइन में। बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है सुमित भाई आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो सुमित भाई, जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही कि यूज्ड कार इंडस्ट्री, अब इसके ऊपर आपने हमें बतानी है कहानी। तो यार यूज कार इंडस्ट्री तो अब देखो आप, कोविड के बाद बहुत चेंज हुआ है, आपको भी पता है। कोविड के बाद तो लोगों का परचेजिंग का मतलब एक लेवल ही चेंज हो गया। बिल्कुल सही बात है। आज उससे पहले कभी हमने ऑनलाइन सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन गाड़ियां बेचेंगे, ऑनलाइन गाड़ी की कस्टमर आएगा, पेमेंट करेगा। उससे पहले सब ऑफलाइन था। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपको पता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। कोविड के बाद ये सेक्टर हमारा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है दिन पे दिन। नई कंपनियां आ रही है, नई कार्स 24 है, कार देखो है, ओलेक्स है, कई कंपनियां और भी आ रही हैं। तो हमारे सेक्टर में अच्छा स्कोप है, तभी इतनी अच्छे लेवल का बड़ी फंडिंग वाली कंपनी आ रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक मिलियंस के हिसाब से फंडिंग वाली कंपनी आ रही है, तो भैया स्कोप तो है ही है, जब इतने बड़े लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया बहुत अच्छा बिजनेस है। आने वाले टाइम में 2030 कैगर की रिपोर्ट के हिसाब से तो ये इंडस्ट्री हमारी 4 से 5 गुना बढ़ने वाली है। ओके। बिल्कुल। और आपको पता है यूज कार की मार्केट हर जगह ही है, दिल्ली को छोड़ के पूरी इंडिया में ही है। ओके। सो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके बारे में जान लेते हैं भाई, लोगों को पता चलना चाहिए। आपकी वीडियो देखते हैं, आप गाड़ियाँ देते हैं कि आप मोस्टली डील डीजल कार में करते हैं, राइट? क्यों? भैया हमारा जो स्कोप है ना, हम 2003 से डीजल गाड़ियों से ही जुड़े हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा जो स्कोप शुरू से ही डीजल गाड़ी पे ही रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है पैन पंजाब से हमारे पास कस्टमर है जी, जिनके जिनके साथ हम पुराने जुड़े हुए थे, और हमारा बेस होता है एक आदमी का, वो बेस ही डीजल है। अच्छा। तो हमने लगातार 2003 से 2016 तक सिर्फ डीजल गाड़ियों में ही डील करी है। ओके। हमारा जो स्कोप है सब डीजल की गाड़ियां ही, हमारे बायर भी वही है और सेलर भी वही है। तो जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे इस टाइम पे, क्योंकि काफी पुराने होंगे, 21 साल हो चुके थे, 21 साल पुराने कस्टमर भी आपके पास अभी तक? बिल्कुल है। हमारे पास 20-20 साल पुराने जो लिंक है वो भी आज भी हमारे पास है, और आज भी गाड़ियां लेते हैं हमसे। बिल्कुल। और मैं एक चीज और थोड़ी कंट्रोवर्शियल है कि डीलर जो हैं, डीलर नाम एक ऐसा है, वर्ड एक ऐसा है कि लोग बहुत कम विश्वास करते हैं, बहुत भ्रांतियां इसके ऊपर हैं कि भाई डीलर ये है, डीलर वो है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डीलर जैसा लोग सोचते हैं उसके बारे में, और फिर भी वो 20-20 साल, 25-25 साल, 35-35 साल सर्वाइव कर रहा है मार्केट में? ऐसा हर तरह के लोग हर लाइन में होते हैं भैया, ऐसा नहीं है। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग होते हैं। मैं नहीं कहता, बुरे लोग भी हैं सारे और अच्छे लोग भी हैं सारे। हर तरह के लोग हर इंडस्ट्रीज में होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डील आप किस बंदे से मिलते हो। आप एक बार फर्स्ट टाइम डील से ही आदमी के बारे में पता लग जाता है। आप लगातार अब एक बार आओगे, 2 बार आओगे तो आपको आदमी की पहचान हो ही जाती है। ऐसा नहीं है ज्यादा भैया, अच्छे लोग बुरे लोग कोई नहीं होते। लालच आदमी को मारता है हमेशा। हमेशा लालच में ही आदमी मरता है। हम तो कहते हैं कि 10-20% का मार्जिन भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है। लोग 2-2% के मार्जिन पे काम करते हैं। कुछ लोग आजकल देखा मैंने भी, कल भी आ रहा है था न्यूज़पेपर में, ओलेक्स इस पे लोग ओलेक्स पे डीलर्स आते हैं बाहर से सस्ती के चक्कर में, अपने बड़ी मतलब मेहनत की कमाई भी पूंजी है जो वो खराब करके चले जाते हैं। तो भैया देखो, 10 लाख रुपए की चीज अगर आपको 6 लाख रुपए की एड पे मिल रही है तो भैया उसमें कोई ना कोई लोचा तो है ही है। आपका 1 रुपए की कोई चीज है तो वो आप ज्यादा से ज्यादा 90 पैसे में, 85 पैसे में, 80 पैसे में ही मिल पाएगी। अब आप सोचो कि 10 लाख की गाड़ी हमें 5 लाख में मिल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। और ना ही दिल्ली में इतने बेवकूफ लोग हैं जो ऐसी गाड़ी बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ज्यादा लालच में मत पड़ो, ज्यादा लालच में ही आदमी मरता है। तो अपना रीजनेबल सा मार्जिन लो, काम कर रहे हैं काम करो, आओ अच्छे डीलर से गाड़ी खरीदो। हमेशा किसी के घर से या किसी दुकान से या किसी डीलर से ही गाड़ी लो। ऑनलाइन चलते फिरते आदमी से कोई विश्वास मत करो। ऑनलाइन गाड़ियां लोग डालते हैं ओलेक्स पे, फेसबुक पे, इन पे देख के गाड़ी लो। किसी के भी बहकावे में मत आना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई देखो, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है गाड़ी को लेना, पैसा आपका है। तो भाई आप जहां हमने दिखाया वहां जाओ, अच्छे से गाड़ी की तहकीकात करो, तफ्तीश करो, इंस्पेक्शन कराओ, तभी जाके गाड़ी आप लो, तभी पेमेंट आगे करो। भैया आजकल तो ऑनलाइन है। आजकल आपके मोबाइल ऐप में 90% गाड़ी के बारे में इंक्वायरी आपका मोबाइल ऐप बता देता है। आप ऐप पे जाओ, हर चीज देखो, गाड़ी किसके नाम है, कौन ओनर है, लोन फाइनेंस है या नहीं है, कोई इसमें ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन पता लग जाता है भैया। आजकल तो गूगल पे जाओगे, एक एक चीज के बारे में पूछो। धरती में लोग धरती कहाँ पहुंच के गूगल से पूछ के, तो फिर गाड़ी छोटी सी बात है। तो भैया इसके बारे में सर्च करो। गाड़ी लेने से पहले डीलर की, गाड़ी की, हर तरह की इंस्पेक्शन करो,
और फिर भैया अपने कीमती समय और अपने कीमती पैसे तब निकाल के दो। बिल्कुल। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एनओसी, ये दो तरह की एनओसी होती हैं, एक बैंक एनओसी होती है, एक होती है स्टेट एनओसी। पहले इसी पे बात कर ले, तो इसमें क्या क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन। भैया बैंक एनओसी होती है जो हमने हाइपोथिकेशन, गाड़ी पे हाइपोथिकेशन ले जब हम लोन लेते हैं, जो अगर हमने लोन लिया वो हाइपोथिकेशन होती है जी, एचपी बोलते हैं उसको। हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए एक होती है बैंक की एनओसी, वो अलग एनओसी है, उसको बैंक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो, ना कि स्टेट का। लोन क्लियर होने के बाद जो वो एनओसी, बैंक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। और आपने एनओसी की दूसरी स्टेट की एनओसी लेनी है, वो हमारी गवर्नमेंट जो आरटीओ ऑफिस है वहां से मिलती है, उसको बोलते हैं स्टेट की एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अगर गाड़ी पे किसी भी तरीके का ओवरड्यू होगा चालान से या फाइनेंस से या कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होगी तो एनओसी इशू नहीं होगी। एनओसी इशू के लिए हर तरीके की लाइबिलिटी नहीं, किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी गाड़ी पे नहीं होनी चाहिए, तब जाके एनओसी इशू होती है। तो इसका काम क्या होता है स्टेट एनओसी का? भैया स्टेट एनओसी, आप जैसे दिल्ली का बंदा पंजाब में जाके गाड़ी ले रहा है तो उसको दिल्ली का, उसके पास आईडी नहीं है, उसने अपने नाम करा लिया तो कैसे कराएगा? दिल्ली से अपनी एनओसी निकलवाएगा पंजाब की, तो वहां जाके अपना नया टैक्स भरेगा, गाड़ी की फिटनेस वैलिड हो जाएगी 5 साल के लिए, और अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएगा वहाँ। तो थोड़ा सा खुल के बताइए थोड़ा। भैया ये ना गाड़ी दिल्ली नंबर है, दिल्ली नंबर किसी गाड़ी को है, पंजाब में करानी है अपने नाम पे, तो उसके लिए स्टेट एनओसी की जरूरत उसके लिए स्टेट एनओसी की जरूरत होती है। और गाड़ी की वैल्यूएशन जो होती है, डेप्रिसिएशन भी होता है, वो गाड़ी के मॉडल पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की कौन सा मॉडल है, उसके कितने पैसे लगेंगे। अच्छा। मेरे फर्स्ट एक साल से 3 साल तक की जो गाड़ी होती है 20% डेप्रिसिएशन में आती है। ओके। 3 साल से 5 साल तक की जो गाड़ी है वो 40% में आती है। ठीक है। और उसके बाद जो है 5 साल से 7 साल के लिए गाड़ी जो होती है 8 साल तक की, वो 60% वैल्यू में आती है। उसके बाद जो 10 साल ओल्ड ईयर गाड़ी है वो 80% उसको डेप्रिसिएशन हो जाता है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, अगर 10 साल पुरानी है, तो उसकी 80% कीमत पे लेस हो गए, मान लो 8 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी 8% लेस करके 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा स्टेट का। आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पंजाब में 6% है, हिमाचल में 4% है, चंडीगढ़ में 3-4% है। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स, अलग अलग टैक्स है। हिमाचल का अलग है, और मेरे ख्याल से उनके रूल्स भी अलग अलग है, किस तरह राजस्थान में अलग है जी। रूल सब सेम ही होता है भैया, टैक्स का फर्क होता है, रूल सब जगह एक ही है। एनओसी हर जगह की वही एनओसी है, वही 28 नंबर फॉर्म होते हैं, वही एनओसी है। लेकिन जो स्टेट का टैक्स है यूपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, हिमाचल का अलग है, हर जगह का अपना स्टेट टैक्स है। वो गूगल पे आप पढ़ो, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक वैलिडिटी का सीन आता है, वैलिडिटी के भाई दिल्ली में हमारी थोड़ी बहुत भ्रांतियां हैं, 10 साल डीजल की चलती है, 15 साल पेट्रोल की चलती है। बाहर दिल्ली से कितनी दूरी पे जाकर के, कितने किलोमीटर जाकर के ये 15 साल पे रहती है? थोड़ा भैया दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम है, जो 10 साल का जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से दिल्ली एनसीआर में आप नियर कैपिटल रेंज में आप 10 साल पुरानी गाड़ी, डीजल की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। दिल्ली एनसीआर की रेंज कहाँ तक आती भैया है? दिल्ली एनसीआर 120 किलोमीटर का दायरा है। अच्छा, मैक्सिमम दिल्ली के चारों तरफ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर का एनसीआर है मैक्सिमम। उसके बाहर आप अगर मान लो मैंने ये गाड़ी सेल करी है तो दिल्ली एनसीआर, यहाँ दिल्ली से करनाल तक एनसीआर आता है, हिसार तक का एनसीआर है, यहाँ से आप चले जाओ आगरा तक एनसीआर पहुंचने वाला है, तो यहाँ पे गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। हम मैक्सिमम कस्टमर को यही बोलते हैं कि 200 किलोमीटर के बाद अगर आप रजिस्टर कराओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज दायरा 120 किलोमीटर है, कल को और बढ़ेगा, और बढ़ जाएगा। सही बात। तो 200 किलोमीटर का आप गाइडलाइन लेके चलोगे, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आप कहीं भी रजिस्टर कराइए अपनी गाड़ी जी, और अपना आराम से गाड़ी चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, सपोज करो किसी के पास अपनी गाड़ी है, बट ये कि वो किसी कस्टमर को ही बेचता है, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है, तो उसको ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस होता है? भैया जब दिल्ली में क्या फॉर्म्स लगते हैं, क्या फीस होती है, कैसे रहता है? दिल्ली नंबर की गाड़ी का अलग है। दिल्ली में तो दिल्ली का जो हम दिल्ली का ही ले लेते हैं, दिल्ली टू दिल्ली। दिल्ली में भैया 29-30 नंबर फॉर्म होते हैं, फॉर्म 29-30 होते हैं। उसको स्कैन करके, आजकल ऑनलाइन काम है, आप स्कैन करके अपने प्रिंटर से घर पे ही स्कैन करिए, आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अपना प्रिंटर से स्कैन करके और आरटीओ में भेज दो, उसके बाद बाई मेल से सारे डॉक्यूमेंट चले जाते हैं। फीस कटवाओ और ऑनलाइन आपके आरसी घर पे आ जाएगी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इजी है। तो फीस कितनी रही होगी उसकी? मैक्सिमम 300-400। अगर वही किसी एजेंट से कराओगे तो 3000। बाकी 3.5। हम लोग जो ज्यादातर डीलर है वो हम एजेंट से कराते हैं, हम नहीं कराते हम खुद, क्योंकि हमने महीने की 50-40 गाड़ी बेचनी, तो भैया किस चक्कर में पड़ेगा, हमारा टाइम नहीं, रोज रोज नहीं जाया जाएगा। तो ये जिसने एक गाड़ी करानी भैया उसको सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा। हम तो एजेंट से कराते हैं, लेकिन अब फॉर्मेलिटी है 300-400 में घर बैठे काम हो जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। और अगर अदर स्टेट में ट्रांसफर कराना उसके लिए तो भैया आपको एजेंट पे ही कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्या क्लियरेंस वगैरह चाहिए होती है, थेफ्ट रिपोर्ट चाहिए होती है, कई चीजें चाहिए होती है, ट्रैफिक रिपोर्ट चाहिए होती है। तो आप कहाँ जाओगे? तो जैसे हम यहाँ से कोई पंजाब या बाहर लेके जा रहा है, 200 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी, उसको हमने स्टेट एनओसी दे दी,
ठीक है, उसके बाद उसका क्या प्रोसेस रहता है आगे? वो अपने आरटीओ में जाके बात करेगा? भैया वहाँ जैसे पे आपने ऑफिस दिल्ली से एनओसी ले ली, मान लीजिए पंजाब के लिए, आपको यहाँ से एनओसी लेने के बाद अपनी जहाँ भी आरटीओ की, जैसे पीवी 10 में ली है या पीवी 12 में ली है या पीवी 8 में ली है, अगर आपने जहाँ आपकी एनओसी जाएगी उस आरटीओ में जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे आपको। ओके, वो वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है जी। आपका गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन टैक्स भरवाएंगे और आपके नाम गाड़ी आपकी नई स्टेट में नंबर लगवा के दे देंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे कोई फर्स्ट ओनर गाड़ी थी तो वहां जाके वो सेकंड ओनर हो अब जाएगी। सेकंड ओनर हो जाएगी। पहले फर्स्ट ही रहती थी मेरे पहले ख्याल फर्स्ट में। हाँ, पहले ये रूल था कि लेकिन फर्स्ट अब ही क्या रहती जी थी। वाहन है ना, जब और ये गवर्नमेंट ने एक वो पोर्टल बना दिया वाहन.com, उसमें सारी गाड़ियों की ऑनलाइन डाटा चल गया। ऑनलाइन डाटा। हाँ, पहले ऑनलाइन नहीं था तो ये डाटा शिफ्ट नहीं होता था, लेकिन अब एक ही चेसिस नंबर को आप दोबारा रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, सेम चेसी नंबर पे सेम ही जगह जाएगी तो ओनर चेंज होगा ही होगा। अच्छा, ओनर चेंज हो गया। ओके, ये इसलिए होगा। जो विन नंबर है ना भैया, विन नंबर अब हर जगह ऑनलाइन कर दिया गवर्नमेंट ने। नई जो ये वाहन बना है पोर्टल इनका, उस पोर्टल पे एक चेसी नंबर पे एक ही बार, अगर आप उस पर 2 बार कराओगे 3 बार कराओगे हर बार चेंज होता जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे लोन रहता है, ठीक है, गाड़ियों पे हम यूज्ड कार पे लोन कराते हैं, इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और क्या कैसे चीजें रहती है? थोड़ा इस पे रोशनी। भैया जो यूज कार पे लोन है ना, मैं आपको मोटा मोटली बता देता हूँ, 1 लाख के ऊपर अगर आप 3 साल का लोन कराते हो 3300-3400 रुपए की किस्त बनती है। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेके चलो आप, अगर आप 1 लाख का लोन 3 साल के लिए कराते हो 3300 रुपए की किस्त बन के चलती है। आप उसको मल्टीपल करते रहो, आपने 5 लाख का कराना, 10 लाख का कराना, अगर 1 लाख का लोन 3 साल के लिए कराते हो तो 3300 रुपए की किस्त बनती है। अच्छा, ये मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ गया ये? भैया वो आप कैलकुलेशन कर लो, मैंने तो हमारे पास तो देसी सिस्टम है बिल्कुल। 5 लाख का लोन कराना है 3300 से मल्टीप्लाई कर, मतलब मैं अगर बोल के चलूँ तो 12% से लेके 17-18% तक रेड्यूस नहीं 12-13-14% रेड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग, हाँ, मतलब हाफ कर लो उसका भाई, 6% से आप ये लगा लो, मानो आपने 10 लाख का लोन लिया भैया, आपकी 33,000 रुपए की किस्त बनेगी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। ओके, बहुत बढ़िया भाई। सो नेक्स्ट और कुछ आप बताना चाहें? भैया बढ़िया है इसको, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपको, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जैसे सपोज करो किसी भाई को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको क्या चीजें शुरुआत में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कितनी राशि से शुरू कर पाए? भैया मैं तो कहता हूँ सबसे पहले उसको चाहिए कि आपने कम पूंजी में एक बार दिल्ली आके देखे, 2-3 लाख से स्टार्ट करे, छोटी गाड़ी लेके जाए, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मार्जिन भी बढ़ाता रहे और अपनी गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ाता रहे, मतलब अपना अमाउंट भी ज़्यादा डालता रहे। 2-3-4 लाख से एक बार स्टार्ट करो, अगर आपका लक अच्छा रहा तो भगवान ने चाहा तो फिर आप खुद ही आपको पता लग ही जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। 20-25% 20% तक का मार्जिन है, सारे खर्चे निकाल के आप 20% मार्जिन ले लोगे आराम से। आप कैसे हेल्प कर सकते हो इसमें? भैया हम हेल्प ये कर सकते हैं, हम अच्छी से अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे, डॉक्यूमेंट अच्छे करा देंगे, और जो हमारी तरफ से हेल्प होगी अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कराने की, अच्छे डॉक्यूमेंट कराने की। अच्छा, अब आपके बारे में थोड़ा सा ये जानते हैं कि आपको 21 साल हो चुके हैं, तो कोई ऐसे 2-4 इंसिडेंट जो इनको भी लगे हाँ भाई थोड़ा कुछ सीखने के लिए मिला? भैया सीखने के लिए क्या, देखो मैंने आपको फर्स्ट टाइम एक बार बताइए कि लालच में ही आदमी मरता है। हाँ, कभी भी ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा सस्ते के चक्कर में मत पड़ो जी। मार्जिन 20% 15% भी बहुत होता है भैया, जिसने काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत है, और जिसने नहीं करना भैया उसके लिए तो 50% भी बहुत है, कम है। ओके, मार्जिन लिमिटेड लेके चलोगे तो आपकी गाड़ी भी जल्दी सेल होगी और अच्छे लोग भी मिलेंगे और अच्छे आदमी भी सही मिलोगे आप। अब आप ये मानो कि 5 लाख की गाड़ी में अगर आपको 20% 15% मिल गया, 75,000 रुपये मिल गए, बहुत होते हैं। कौन सा इसका काम है जिसमें 5 लाख रुपए लगा के आप 75,000 कमा लोगे? और सेफ हैंड, आपकी गाड़ी आपके पास है, आपकी पेमेंट आपके पास है, आपके पास आपका पूंजी है, आधी रात को कैश कर लो। ये ऐसी गाड़ियां का काम तो ऐसा है भैया, आपको अभी अर्जेंट में पैसे चाहिए तो अभी गाड़ी फेल हो जाएगी। जैसे US डॉलर की वैल्यू है ना, ऐसे यूज कार की वैल्यू है। सही बात है, बिल्कुल। सो आई होप कि आप लोग भी समझ रहे होंगे चीज़ें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है आपसे बात करने का कि जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो यूज्ड नहीं का तो ठीक है, नहीं तो अपन पता ही है शोरूम में जा रहे हैं, नहीं ले ली, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा PDI करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे करें हम? यूज्ड कार में क्या चेक करें, कैसे चेक करें? वो थोड़ा सा हिंट वाइज दे दीजिए। सबसे बढ़िया पहले तो देखो, आप गाड़ी कहीं भी लो डीलर से या पार्टी से, गाड़ी की मेन पॉइंट्स तो जरूर चेक होने चाहिए। मतलब एक गाड़ी का ऑयल, पानी, एक्सिल पिलर, ये सब छोटी छोटी नॉर्मल चीजें जो आपको चेक करनी ही पड़ेगी भैया। सबसे पहले तो दिल्ली की गाड़ी में आते ही जो गाड़ी आप डीजल की खरीदो, हम तो यही कहते हैं कि कोई भी आदमी लो, सबसे पहले तेल पानी चेक कर लो भैया। 90% गाड़ी की कमी वहीं से पता लग जाएगी आपकी। अच्छा, अगर किसी डीजल की गाड़ी में फॉल्ट होगा तो उसका तेल पानी आप चेक करोगे, उसी से आपको पता लग जाएगा गाड़ी में कितने इंजन में जान है। अगर इस वीडियो पे इस टॉपिक पे 50 से 100 के बीच में कमेंट आते हैं कि भाई हमें एक वीडियो
बना के दो ऐसी जिसमें हम आपको पूरा प्रूफ दिखाएं, पूरा बताएं कि पूरी- गाड़ी को पूरी- कैसे चेक करें डिटेल वाइज, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक भैया वीडियो बनाऊंगा। बहुत पर point है। 100 कमेंट मुझे चाहिए इसके ऊपर। 100 लोग लिखेंगे कि भाई हाँ वीडियो बनाओ इसके ऊपर, तो मैं पूरी एक वीडियो, पूरी 10-15-20 मिनट की वीडियो आपको बना के दूंगा पूरी डिटेल में बब्बू भाई के साथ। छोटे छोटे कई पॉइंट होते हैं, वो हम गाड़ी के ऊपर जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना गाड़ी के मैं वही कह रहा हूँ, मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब ये 100 कमेंट करेंगे हाँ भाई बना दो वीडियो उसके ऊपर, तभी वीडियो आगे नेक्स्ट पॉइंट में जब आपके सामने गाड़ी खड़ी करके ना हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे, जो भी बेसिक नॉलेज होती है जो हर आदमी देख सकता है आराम से इजीली, बहुत ज्यादा इजीली। बिल्कुल। वो बेसिक सी 10-15-20 टॉपिक बताएंगे, उसको चेक करने के बाद आप 90% तो सेफ हो जाओगे। बाकी 10% डीपली तो फिर देखो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा उसके लिए आपको। मैं जब भी लाइव जाता हूँ ना, सो लोगों का मेरे से एक सवाल रहता है कि देव भाई ये बताओ दिल्ली में सबसे बेस्ट डीलर कौन है जहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। भैया बेस्ट तो देखो आपको ये गाड़ी सवाल मेरे को बड़ा अटपटा लगता है, मैं इसका जवाब नहीं दे भैया बेस्ट कोई डीलर नहीं होता जिसके पास आपको गाड़ी अच्छी मिले। देखो हर बंदे के पास हर समय अच्छी चीज अवेलेबल भी नहीं होती, चाहे कोई भी हो। जहां से आपको डील अच्छी लगे, जहां से आपका दिल मिले, जहां आपकी ट्यूनिंग मिले डीलर के साथ, वो बेस्ट है। देखो मैं भी यही सेम जवाब, यही सेम आंसर मेरा रहता है, क्योंकि बात यही है, हकीकत ही यही है कि भाई जहां से आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है, जहां से आपको डील अच्छी मिल रही है, वही बेस्ट डीलर है। बिल्कुल, कोई भैया कोई बेकार नहीं है, कोई अच्छा बेस्ट नहीं है, सभी अच्छे हैं। सही बात है। आपको जहां से आपका लिंक बना हुआ है और जहां से आपका दिल मिलता है, जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं, उसी के साथ काम करो। आपका दिल खुद ही बता देगा, जब आदमी 2-4 बार मिलता है जिससे आपका दिल मिलता है उससे काम करो। और भैया जेन्युइन से मार्जिन में काम करोगे, जितनी जल्दी जितना जेन्युइन मार्जिन रखोगे उतनी आपकी सेल बढ़ेगी। हाँ सही बात है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे आप गाड़ियों में कर रहे हैं, पिछले 21 साल से काम कर रहे हैं, सो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसी कौन सी गाड़ी अच्छी रहती है जो मतलब एक फैमिली वाली भी हो जाए और दूसरा माइलेज भी अच्छा दे आज की डेट में? कोई 3 गाड़ी आप ऐसी बता दो ताकि उनके बजट में भी आ जाए, मतलब 1 लाख से लेकर के 3-4 लाख के बीच में हो और 7 सीटर के आसपास हो, ताकि पूरी फैमिली आ जाए और माइलेज के अकॉर्डिंग अच्छी हो, ज़्यादा मेंटेनेंस ना करना पड़े। ऐसी 2-3 गाड़ी बता दो। भैया 7 सीटर में देखो अभी माइलेज के मामले में तो फिर आर्टिका ही अच्छी है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप ये मान के चलिए इनोवा है, लेकिन वो माइलेज थोड़ी कम है, लेकिन गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हाँ। और मारुति की आर्टिका ले लीजिए और छोटी गाड़ी में स्विफ्ट ले लीजिए। अच्छा जैसे ये एंजॉय वगैरह है, काइगर वगैरह आ सर रही ये है, तो इनकी क्विड आ रही गाड़ी है, आप ले लो। देखो आप मारुति से कंपैरिजन करोगे तो ये बिल्कुल जीरो बराबर है उनके। मारुति हुई, टोयोटा हुई, हुंडई हुई, जी महिंद्रा, इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत है। भैया आज से दीपक जी आप ये लगा लीजिए, आज से 5 साल पहले जिस बंदे को हम इनोवा बेचते थे, आज मेरा एक क्लाइंट है जलंधर से, पंजाब से, जी उसको 4 साल पहले हमने इनोवा दी थी 9 लाख रुपए की ZX। जी। और 4 साल के बाद वो बाहर चला गया आउट ऑफ इंडिया। आज 4 साल बाद वो वापस आया, उसकी गाड़ी आज भी 8 लाख रुपए की है। क्या बात। तो ये जो पॉइंट है ना सर, 8 लाख की 9 लाख की चीज 8 की है, तो ये टोयोटा में ही मिल सकता है, मारुति में ही मिल सकता है, हाँ महिंद्रा में ही मिल सकता है। ये आप सोचो कि मुझे रोनाल्ड में, निशान में या स्कोडा में या वॉक्स वगैरह में मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये इनकी ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है, क्वालिटी दी हुई है। बिल्कुल ब्रांड वैल्यू भी है, इनकी डेप्रिसिएशन नहीं है। अभी आप 5% भी डेप्रिसिएशन कहने को है। अच्छा 5% में बहुत कम डेप्रिसिएशन है जो पर ईयर पड़ता है। तो मतलब अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 3 ही ब्रांड की गाड़ी खरीदे, 3 या 4 ब्रांड की। देखो होंडा हर होंडा आदमी भी अच्छी गाड़ी जिसके है, पास होंडा। बजट है भैया, जिसके पास इनकम के सोर्सेज ज्यादा है, ऐसा नहीं है हर आदमी के पास है। अब कंफर्ट के मामले में जाते हैं, देखो सेफ्टी भी एक मैटर करती है। जी बिल्कुल कुछ लोग सेफ्टी के लिए भी तो लोग ये गाड़ियां लेते हैं, तभी तो बिक रही है। बिल्कुल। हर आदमी का बजट होता है। एक आदमी, मैंने आपने जनरल बहुत पूछी है, एक आम परिवार के लिए, तो मैंने आम आदमी के लिए बताइए। अगर उसके अलावा देखो जिनके पास सेफ्टी पर्पस की, जिनकी गाड़ी ज्यादा चलती है और लंबा चलते हैं, तो उनके लिए गाड़ी सेफ भी नहीं है। आर्टिका में कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है इतना। आप सेफ के मामले में कुछ भी नहीं है, 0 रेटिंग है इन गाड़ियों की। अच्छा मारुति की गाड़ी कोई सेफ नहीं है। मारुति कहती है कि हमारी जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI की गाइडलाइन के हिसाब से गाड़ियां तैयार करी हुई है इन्होंने। हमारी NHAI बोलती है 80 की स्पीड से हमारे हाईवे हैं, 80 की स्पीड के हिसाब से ही गाड़ियां तैयार करी हुई है इन्होंने। अब 120 वाले हो गए तो मानक चेंज हो रहे हैं। अब ये नई नई गाइडलाइन आ रही है ना गवर्नमेंट की, Euro 6 आई है, 120 वाले हाईवे बने, तो 120 वाली गाड़ियां अब तैयार होने लगी हैं भैया। 2014-15 में नहीं थी है। तो आप भैया उस हिसाब से ही गाड़ी है ये, हमारे हाईवे अथॉरिटी के हिसाब से गाड़ियां तैयार करी है। ये 80 तक ही सेफ है, बस इसके अलावा सेफ नहीं है। इसके अलावा फिर आप लेनी है तो आप स्कोडा की गाड़ियां लीजिए, मर्सिडीज लीजिए, जैगुआर लीजिए, BMW लीजिए, ऑडी लीजिए, वो सेफ है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। सो काफ़ी अच्छा लगा सुमित भाई आपसे जानकारी लेके। भाई आप भी कमेंट करके बताइए, आपको कुछ और आपके पॉइंट हो, आपके सवाल भी होंगे तो हमें जरूर डेफिनेटली लिख के भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो भैया के साथ बनाएं तो वो सारे कमेंट्स, वो सारे सवाल आपके उस वीडियो में हम कंप्लीट करें।
सो धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। सो 20 मिनट हो चुकी हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।